हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज की इस क्लास में शुरू करता हूं पार्ट नंबर 42 इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। यहां पे चलेगा पेपर 1 में आपको फायदा पहुंचाएगा। 60 क्वेश्चन बनता है आपका, 30 ग्रामर से रहेगा और 30 क्वेश्चन आपका पैसेज से रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 42। पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चैनल का नेम सर्च करके आप लोग जोड़ सकते हैं। लेट्स गियर अप। पेपर 1 का कोर्स है, अगर पढ़ना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम में दिक्कत है अगर हिंदी और इंग्लिश में, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं जस्ट फॉर 399। बाकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। प्रूवर्ब है यहाँ पे। प्रूवर्ब मतलब मुहावरे होता है। तो इस मुहावरे का अर्थ बताइए। इंग्लिश का एक मुहावरा है, एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। अब ऑप्शन को रीड करते हैं। क्लाउड्स आर नेवर विदाउट अ सिल्वर लाइनिंग, देयर इज अ पॉजिटिव साइड टू एवरी अनप्लीजेंट सिचुएशन, देयर इज नो होप इन अनप्लीजेंट सिचुएशन, क्लाउड्स ऑलवेज हैव व्हाइट लाइन्स इन देम। क्या इसका आंसर होना चाहिए? इस मुहावरे का अर्थ होता है एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, हर एक परिस्थिति में एक आशा की किरण होती है। तो यहाँ से इसको समझ लीजिएगा कि देयर इज पॉजिटिव साइड टू एवरी अनप्लीजेंट सिचुएशन, देयर इज पॉजिटिव साइड टू एवरी अनप्लीजेंट सिचुएशन। अगर आपके पास बुरा परिस्थिति आ जाता है तो उसका एक पॉजिटिव साइड भी होता है। वहाँ पे सैड होकर बैठ नहीं जाना है कि हम लोग जो है सब मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया। वहाँ से निकलने की कोशिश कीजिए, रास्ता जरूर होता है। ओके, चलिए। लाइफ में बैरिकेड आता है तो आपको कुछ सिखाने के लिए, कुछ एक्सपीरियंस देने के लिए बैरिकेड आता है, तो वहाँ से कुछ सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। एवरी क्लाउड है सिल्वर लाइनिंग, हर एक परिस्थिति में एक आशा किरण होती है। यही इस प्रूवर्ब का मीनिंग होता है, जो कि सही मीनिंग ऑप्शन नंबर बी देगा। अनप्लीजेंट का एक वर्ड याद रख लीजिएगा, नेस्टी, NASTY। ओके, इसका एक सिनोनिम याद रख लें। नेस्टी मतलब ये अनप्लीजेंट टाइप का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक सिनोनिम बताना है सेलिब्रेट का। सेलिब्रेशन तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग करते होंगे, तो सेलिब्रेशन का क्या मीनिंग होगा? ह्यूमिलिएट, कैरोस, पब्लिश या फिर सर्कुलेट। क्या मीनिंग होना चाहिए इसका? आई होप कि यह पता चल रहा होगा, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस ऐसे हैं कि पता चल गया होगा। एक दिख रहा है अजीब तरह का, कैराउस। ठीक है, तो कैराउस जो एक वर्ड है, इसका मतलब होता है सेलिब्रेट करना। बाकी तो देख लीजिए, सेलिब्रेट का मतलब कैराउस होता है या फिर कोमेमोरेट भी होता है। ठीक है, कुछ यादगार वगैरह करते हैं तो उसके लिए कुछ मनाते हैं, कोई चीज़ सेलिब्रेट वगैरह करते हैं तो वहाँ पे बोला जाता है कोमेमोरेट करना। तो इसका मीनिंग हो जाएगा सेलिब्रेट का कैराउस और कोमेमोरेट। बाकी ह्यूमिलेट मतलब होता है किसी को अपमानित करना, तो इंसल्ट या इम्ब्रास होता है। इम्ब्रास का स्पेलिंग देख लीजिएगा, EMBARRASS होता है। ध्यान दीजिएगा इम्ब्रेस का स्पेलिंग। आपको ना करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में इसको काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। इम्ब्रेस एक होता है हरास वर्ड, HARASS। इसमें डबल आर नहीं होता है, इसको याद रखिए। हरास में जो है से डबल आर नहीं होता है, लेकिन इम्ब्रास में डबल आर होता है। दोनों वर्ड को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, हरास, ठीक है, या हरासमेंट रहे। आंसर तो बी हो चुका है। सेलिब्रेट मतलब क्राउज हो जाएगा, इसका मतलब होता है कोमेमोरेट। बाकी ह्यूमिलेट मतलब अपमान करना होता है, देख लीजिएगा। आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। आपको बताना है कि एक सेंटेंस है, इसमें कहाँ पे गड़बड़ी है। आफ्टर द रेन द रोड्स वाज वेट एंड वाटर लॉक्ड इन सम प्लेसेस। बोला जा रहा है कि रेन के बाद क्या हुआ कि रोड्स पर रोड है से वेट हो गया और वाटर लॉक्ड हो गया, मतलब पानी जमा हो गया इधर उधर। ठीक है, सम प्लेसेस मतलब कुछ जगहों पर। तो इसका हमें पार्ट में कहाँ पे गड़बड़ी है? देखिए यहाँ पे रोड्स जो है कि प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन के साथ यहाँ पे वर्ब को सिंगुलर लगा दें, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यह क्वेश्चन है। तो यहाँ से जो है से रोड्स के साथ यहाँ पे प्लूरल अगर नाउन हो जाता है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल कहता है कि प्लूरल नाउन के साथ आपको प्लूरल वर्ब भी लगाना होगा। जबकि यहाँ पे वाज लगा दिया है, तो वाज नहीं, यहाँ पे आपको वेयर यूज करना होगा, तब जाके सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। तो यहाँ से कहाँ चला गया? द रोड वाज। पार्ट नंबर डी में गड़बड़ हो जाएगा। बहुत ईजी था, इसको देख लीजिएगा। नंबर 4, इंप्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। द साउंड ऑफ थंडर वाज फॉलोड टू अ हैवी डाउनपोर। बोला जा रहा है कि जो साउंड ऑफ थंडर भी, यानी कि जो गरज की आवाज़ होती है, बादल गरजने की आवाज़, उसके बाद जो है हैवी डाउनपोर, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बारिश हुआ। ओके, काफ़ी ज़्यादा बारिश होने के लिए आप लोग एक इडियम भी यूज करते हैं, कैट्स एंड डॉग्स ना। तो कैट्स एंड डॉग पूछेगा जिसका मतलब हो जाता है हैवी रेनफॉल, उसको याद रख लीजिएगा। डाउनपोर मतलब एक बौछार होता है पानी का। तो इसमें जो है फॉलोड टू को अगर रिप्लेस किया जा सकता है क्या? देखते हैं 4 ऑप्शन को रीड करके। फॉलोड बाई हो सकता है, फॉलोज बाई हो सकता है, फॉलोड ऑफ हो सकता है, या फिर नो सब्स्टिट्यूशन, कोई जरूरत नहीं है इसको रिप्लेस करने का। क्या होना चाहिए? देखिए जो सेंटेंस आपके पास है, द साउंड ऑफ थंडर, एक साउंड ऑफ थंडर हुआ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है से हैवी डाउनपोर हुआ। तो अगर एक के बाद कोई दूसरा काम होता है या एक के बाद कोई दूसरा आता है, तो वहाँ पे फॉलोड टू नहीं, फॉलोड बाई का यूज किया जाता है। फॉलोड के साथ क्या लगता है, जो है बाई का यूज होता है, न कि टू का। द साउंड ऑफ थंडर वाज फॉलो टू नहीं, फॉलोड बाई होना चाहिए। एक्चुअली सेंटेंस यहाँ पे वाज लगा हुआ है, तो आप लोग फॉलोज बाई नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे कि एग्जांपल और दे सकता हूँ, द वेनेजुएला हैज लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ क्रूड ऑयल फॉलोड बाई सऊदी अरबिया। तो इस तरह समझ सकते हैं कि वेनेजुएला के पास जो है से जो क्रूड ऑयल है उसका लार्जेस्ट डिपॉजिट है वर्ल्ड में, जिसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है आपका सऊदी अरेबिया आता है।
तो वहाँ पे फॉलोड टू का नहीं फॉलोड बाय का यूज किया जाएगा। तो इस तरह से एक के बाद अगर दूसरा कोई आता है उसके पीछे, तब जो है से आप लोग उसको फॉलोड बाय का यूज करते हैं। आई होप कि ये समझ में आ चुका होगा। ओके, वेनेजुएला है द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ क्रूड ऑयल फॉलोड बाय सऊदी अरबिया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक वर्ड है डिसकंसोलेट, इसका एंटोनिम आपको बताना है। डिसकंसोलेट, वेल बिहेव्ड, प्रोपोर्शनेट, ब्रेव या फिर चीयरफुल। देखिए डिसकंसोलेट का मतलब होता है सैड। क्या होता है डिसकंसोलेट जो वर्ड है, पहले इसका मीनिंग जान लीजिए, सैड होता है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, चीयरफुल, हैप्पी। ओके, क्या होगा, चीयरफुल हो जाएगा। तो सैड का हो जाता है आपका चीयरफुल। तो डिसकंसोलेट मतलब सैड, सैड का होगा चीयरफुल, ऑप्शन डी चला जाएगा। देख लीजिएगा सैड का कुछ कुछ जो सिनोनिम्स है बहुत इंपॉर्टेंट। सैड होता है, डिसअपॉइंटेड वर्ड भी है, डिजेक्टेड मतलब भी होता है, या फिर डोलफुल हो होता है। ओके, तो इस तरह से होता है, उदास वगैरह या सैड वगैरह होता है, उसके लिए सब यूज किया जाता है। ब्रेव मतलब बहादुर होता है, इसका वैलियंट और वैलोरस दो वर्ड याद रख सकते हैं, इसका मतलब भी बहादुर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, एक जीलस एक वर्ड है, इसका सिनोनिम बताना है। कल्टिवेटेड, स्टिंजी, पैशनेट या फिर एरोगेंट। क्या होना चाहिए, देखिए जीलस मतलब होता है उत्साही टाइप का। क्या होता है, उत्साही एक तरह से बोलते हैं। तो यहाँ पे पैशनेट सही वर्ड चला जाएगा। क्या चला जाएगा, पैशनेट चला जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे जीलस का मतलब होता है फर्वेंट या फिर पैशनेट। फर्वेंट मतलब उत्साही होता है, पैशनेट मतलब जो बहुत ज़्यादा उत्साह दिखाता है, उसको बोलते हैं जीलस। ओके, वो वाला जीलस नहीं है, JEALOUS ना, वो जीलस मतलब होता है ईर्ष्यालु। ठीक है, जो जब से जलता है ना कोई देखकर, उसको आप लोग जीलस बोलते हैं। वो वाला जीलस नहीं है, वह जील मतलब होता है जो जोशीला होता है, उस तरह का। एरोगेंट मतलब बाकी सारे वर्ड्स यहाँ पे देख लीजिए। एक स्टिंजी वर्ड है, इसका मतलब माइजर होता है, कंजूस टाइप का। निगार्डली या फिर क्लोज फिस्टेड पर्सन। और क्लोज फिस्टेड पर्सन तो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया है, उसको क्या बोलते हैं, तो वह होता है एक तरह का माइजर, कंजूस। ओके, एरोगेंट का मतलब देख लीजिएगा, होता है एरोगेंट मतलब एक तरह का होता है हॉटी टाइप का, घमंडी टाइप का इंसान होता है, उसको एरोगेंट आप लोग बोलते हैं। क्लियर, ऑप्शन सी चला जाएगा, पैशनेट, जीलस। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, बोला जा रहा है कि एक फायर में सेवरल आयरन्स डाल दिए हैं। कहने का मतलब है, समझिए कि अगर मान लेते हैं कहीं पे फर्नेसेस है, क्या है, फर्नेसेस समझते हैं ना, भट्टी वगैरह को फर्नेसेस बोलते हैं। सोलर फर्नेसेस का नाम सुनेंगे क्लास 10 का बुक में। तो वहाँ पे फर्नेस अगर ऐसे मान लेते हैं कि ऐसे फर्नेस वगैरह जलता है, ओके, इस तरह से आग, तो वहाँ पे बहुत सारा आप लोग आयरन डाल दिए हैं। क्या है, बहुत सारा आयरन डाल दिए हैं। तो बहुत सारा अगर आयरन अगर इसमें डाला हुआ है, उस तरह से मान लेते हैं कुछ रॉड है, कुछ आर्टिकल, कुछ वस्तु वगैरह है, गुड्स है, उसके बाद जो है सब सारा चीज़ यहाँ पे भट्टी में गर्म हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारा आप लोग आयरन्स डाल दिए। देखिए आयरन मतलब यहाँ से एक्चुअली में देखिए आयरन्स मतलब तो अलग होता है, आयरन को आप लोग पुलर नहीं बना सकते हैं ऐसे। तो आयरन्स का मतलब हथकड़ी वगैरह होता है। ओके, आप लोग पता होगा। ओके, तो इसको थोड़ा सा पता होना चाहिए आप लोगों को, आयरन को पुलर नहीं बनाते हैं, यहाँ पे ईडियम में यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे आप बहुत समझिए कि आयरन की वस्तुएं हैं। तो इस तरह से अगर देखिए बहुत सारा आयरन्स अगर यहाँ पे डाला हुआ है, ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, आप लोग एक साथ बहुत सारा आप लोग को काम करना पड़ेगा। इसको भी मान लेते हैं कि बाद में निकाल कर पीटना पड़ेगा, इसको भी पीटना पड़ेगा, सबको बारी बारी से पीटना पड़ेगा, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब एक साथ आपको बहुत काम करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। अब जो है से अब पढ़िए ऑप्शन को। हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, डूइंग आयरन रिलेटेड वर्क, यानी कि आयरन रिलेटेड वर्क करना। हैविंग टू मेनी इंगेजमेंट्स एट अ टाइम, एक बार में बहुत सारा काम को करना। उसका बर्निंग अनवांटेड पीसेस ऑफ आयरन, यानी कि जो अनवांटेड पीसेस ऑफ आयरन होता है उसको जलाना, गलाना, जो भी बोलिए। उसके बाद टॉकिंग टू मेनी पर्सन सिमुल्टेनियसली, सिमुल्टेनियसली मतलब होता है एट द सेम टाइम। तो एक बार में बहुत सारे लोगों से बातें करना। तो क्या होगा, हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर। देखिए यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है कि लोग से आप लोग बात करेंगे तो भी उसका सेंस लेंगे। इसका मतलब होता है हैविंग टू मेनी एंगेजमेंट्स एट अ टाइम, यानी कि एक साथ आप लोग बहुत सारा कोई काम कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सेवरल आयरन्स। बात समझ आ रही है, हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर। तो टू मेनी इंगेजमेंट्स इन एट अ टाइम, यानी कि एक समय में बहुत सारा काम में अगर लिप्त हैं तब वो इसको इंगेजमेंट बोलते हैं। लोहा का एग्जाम समझाया ना कि सबको आप लोग को जो है से पीटना पड़ेगा एक साथ में, यानी कि बहुत सारा काम में आपको इंगेजमेंट हो जाना पड़ेगा। तो इस तरह से इस ईडियम का जो है से मीनिंग समझ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बाकी आयरन आपको पहले बता चुका हूँ। आयरन जो एक वर्ड है एक्चुअल में क्या है, यह आयरन जो है आपका एक मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन को तो आप लोग प्लूरल बना नहीं सकते हैं। तो यहाँ से अगर कोई वर्ड अगर आयरन आता है, आयरन्स वगैरह, तो इसका मतलब मीनिंग चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका एक प्लूरल फॉर्म है, ये वर्ड ही एक अलग होता है। इस आयरन का मतलब होता है फेटर्स। क्या होता है, फेटर्स। फेटर्स मतलब होता है आपका हथकड़िया। ओके, तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रख सकते हैं। उसी तरह से आप लोग को पता होगा कि गुड का गुड्स नहीं होता है, गुड्स मतलब आर्टिकल्स होता है। उड्स मतलब लकड़ी का पुल्लर नहीं बनता हुआ, जिसका मतलब जंगल होता है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। जैसे वाटर्स है, क्या है, वाटर्स। तो वाटर्स का क्या मतलब होता है, वाटर्स का मतलब होता है वाटर बॉडी, जैसे कि आपको सी, ओशियन, रिवर्स वगैरह। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। एक वर्ड है इंपीरियस। इंपीरियस का क्या सिनोनिम होगा, पुअर, हम्बल, अर्जेंट या फिर डोमिनेटिंग। देखिए इंपीरियस वर्ड जो है उसका मतलब होता है जैसे कोई घमंडी टाइप का नहीं होता है, जो हमेशा एक तरह चाहता है कि उसका हुक्म चले,
उस तरह के इंसान को बोलते हैं इंपीरियस। इसका क्या मीनिंग होगा? इसका मीनिंग होगा डोमिनियरिंग। क्या होगा? डोमिनियरिंग, जो हमेशा आपको डोमिनेट करना चाहता है अपने आप को, कि हम जैसे सबसे ऊपर हैं, हुक्म चलाने का कार्य करता है, उसको आप लोग बोलते हैं इंपीरियस टाइप का इंसान। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही चला जाएगा, डोमिनियरिंग। बाकी देख लीजिएगा, इंपीरियस मतलब यही होता है, डोमिनियरिंग, प्रेमटरी या फिर इंपीरियल टाइप का इंसान। ओके, तो इसको समझ लीजिएगा, 3 इसके जो है सिनोनिम्स यहाँ पे हैं। बाकी जो एक वर्ड पुअर है, इसका याद रख लीजिएगा। पुअर का मतलब होता है इम्पोवरिश्ड या फिर हैव नोट्स। स्पेलिंग गलत नहीं है, हैव नोट्स ही होता है, एस लगता है। आपको 2 चीज़ बताया था गरीब के लिए, जो द पुअर होता है, द पुअर भी एक देखिए प्लूरल नाउन है, प्लूरल यहाँ भी यूज होता है द प्लूरल। तो द पुअर के लिए आप लोग हैव नोट्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हैव नोट्स का यूज करते हैं। जबकि जो आप लोग को बताया था कि द रिच होता है, उसके लिए आप लोग द हैव्स यूज करते हैं, द हैव्स, HAVS। तो इसको याद रखिएगा। डोमिनियरिंग इसका सही मीनिंग देगा ना। चलिए, घमंडी टाइप का, यह हुक्म चलाने वाला जो होता है उसको। विच ऑफ द फ्लोइंग, ऑप्शन यहाँ पे छूट गया है ना, या फिर छोड़ भी सकते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। में से कौन जो है से ऑप्शन जो है से रिप्लेस कर सकता है अंडरलाइन पार्ट को? सी विल हैव टू गो टू अनदर स्कूल व्हेन सी मूव्स फ्रॉम हियर। यानी बोलता है कि जब यहाँ से जाती है तो उसको दूसरा स्कूल में जाना होगा। यानी कि यहाँ से देखिए क्वेश्चन टैग आपसे पूछा गया। क्वेश्चन टैग देखिए आप लोग कन्फर्मेशन के लिए यूज करते हैं। क्या वो बाजार जा रहा है? नहीं जा रहा है, ऐसे करते हैं ना आप लोग। क्या वो बाजार जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो यानी कि कन्फर्मेशन के लिए कोई चीज़ होता है, तब आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन टैग वगैरह का यूज करते हैं। ओके, अब क्वेश्चन टैग हमेशा देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। कभी भी एक पॉजिटिव सेंटेंस होगा, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है यानी कि अफर्मेटिव है, तो उसका अगर कोई मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसका निगेटिव बन जाता है क्वेश्चन टैग। और अगर निगेटिव सेंटेंस है तो वाइस वर्सा कर लीजिए, उसका जो है अफर्मेटिव बन जाता है क्वेश्चन टैग। तो ये तो थोड़ा सा कुछ रूल होता है। तो यहाँ पे सेंटेंस में देख लीजिएगा आप लोग, सी विल हैव टू गो टू अनदर स्कूल। यहाँ पे कहीं भी सेंटेंस में जो है से आपको देखने को नहीं मिल रहा है कि यह नेगेटिव सेंटेंस है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे जो है से इसका जो मान लेते हैं कि जो क्वेश्चन टैग होगा वह तो निगेटिव होना है। तो यहाँ पे विल सी लिख दिया था तो गलत हो गया, क्योंकि एक पॉजिटिव यहाँ पे क्वेश्चन टैग है। बाकी देख लेते हैं, यहाँ पे विल लगा है ना, तो विल लगा है तो हैज यहाँ पे नहीं लगेगा। विल का क्या होगा? विल नॉट सी होगा। विल नॉट सी, हैज सी नहीं होगा, इसीलिए इस पार्ट को रिप्लेस कर देगा ओंट सी। जो विल नॉट होता है उसको आप लोग शॉर्ट में ओंट लिखते हैं ना, जो विल नॉट होता है उसको आप लोग शॉर्टकट में लिखते हैं ओंट, द WON ऐसे करके लिखते हैं। ओके, विल नॉट को शॉर्ट में ओंट लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देख लीजिएगा, यहाँ पे विल लिखा हुआ था तो विल के लिए क्या बनेगा? ओंट बन जाएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नंबर 10 देखते हैं। चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एक वर्ड है कॉम्यूपेंस, इसका आपको मीनिंग बताना है। रिट्रीब्यूशन, लेनियंस, लीजर या फिर कॉम्पिटिटिव नेचर। क्या होना चाहिए? जो कॉम्यूपेंस एक वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी को डांटना फटकारना, यानी कि रिट्रीब्यूट करना। क्या होता है? रिट्रीब्यूट करना हो जाएगा यहाँ पे, तो रिट्रीब्यूशन इसका सही मीनिंग चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कॉम्यूपेंस देख लीजिए, रिट्रीब्यूशन, रिब्यूक मतलब डांटना होता है, डी वगैरह इसका चला जाएगा सिनोनिम। लेनियंस मतलब होता है उदारता, ठीक है, और लीजर मतलब होता है फुर्सत। समझ गए? चलिए, क्वेश्चन 11, फाइंड द एरर इफ देयर एनी। अगर एरर है तो पता कीजिए। आई वुड लाइक टू स्विम इन अ रेड सी एंड यू। बोला जा रहा है कि मैं तो रेड सी में जो है स्विम करना चाहूँगा और तुम, इस तरह से। तो क्या है इसमें गड़बड़ी? पार्ट नंबर ए में है, बी में, सी में या फिर डी में? देखिए इसमें गड़बड़ी है पार्ट नंबर बी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेड सी नहीं होगा, द रेड सी होगा। क्यों? क्योंकि रेड सी एक आप सी और ओशियन है तो इसके पहले आर्टिकल द का यूज किया था। यहाँ पे पार्ट नंबर ए गड़बड़ी है, यहाँ पे आर्टिकल द लगना चाहिए, न कि अ। ठीक है, सी वगैरह ओशियन के नेम के पहले आप लोग को लगता है, तो रेड सी, द आप लोग पता होगा द इंडियन ओशियन वगैरह लगता है, द बे ऑफ बंगाल लगता है। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा, इस तरह से लगता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? द रेड सी। रेड सी का तो नाम सुने होंगे। ओके, जो रेड सी और जो मेडिटेरियन सी है उसको कौन कनेक्ट करता है? सुएज कैनल ना, जिसको कि 1869 में ओपन किया गया था। 1869 सुएज कैनल रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। एक इडियम फ्रेज है स्टेप ऑफ। यहाँ पे एक्चुअली में यह आपको देखने को मिलेगा फ्रेज है स्टेप ऑफ, क्योंकि नाउन प्लस जो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन है। तो द किड कुड नो लॉन्गर स्टेव ऑफ हिज हंगर। ध्यान दीजिए, स्टेव ऑफ हिज हंगर मतलब क्या होता है? फुलफिल करना, डिले करना, क्वेंच करना या फिर ओवरकम करना। क्या इसका मीनिंग होगा? देखिए, द किड कुड नो लॉन्गर स्टेव ऑफ हिज हंगर, इसका मतलब हो जाएगा आपका इसका मतलब डिले होता है। कहने का मतलब बच्चा जो है ना अब जो है से भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी कि अब और जो है से भूख को रोक नहीं सकता है। तो इसके लिए यह इडियम यूज होता है, द किड कुड नो लॉन्गर स्टेव ऑफ हिज हंगर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन चला जाएगा बी, यानी कि अब जो है से रोक नहीं सकता है। क्वेंच वगैरह जो होता है आप लोग देखिए
अब प्यास वगैरह को बुझाने के लिए यूज करते हैं। और अगर हंगर होता है, देखिए कुछ कुछ करेक्ट वर्ड भी यूज होता है, ध्यान दीजिए। जब आपका प्यास वगैरह बुझाया जाता है तो वहाँ पे मतलब दूसरा वर्ड मत कीजिएगा, क्वेंच होता है, थर्स्ट को आप लोग क्वेंच करते हैं। और जो हंगर होता है आपका भूख, उसको आप लोग पैसिफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हैंगर को पैसिफाई कर सकते हैं। तो सब कुछ कुछ करेक्ट वर्ड यूज होता है, याद रखिएगा। आंसर हो गया डिले ना, स्टेप अप मतलब होता है डिले, यानी कि बच्चा अब जो है से अपना भूख को रोक नहीं सकता है। एक इडियम फ्रेज पुनः है, देख लीजिएगा यहाँ पे, अ फाइन टूथ कॉम्ब, और उस पर लगाया हुआ अंडरलाइन, तो उसका जो है से आपको मीनिंग बताना है। द पुलिस वेंट थ्रू द एविडेंस विथ अ फाइन टूथ, वेंट थ्रू मतलब होता है डिटेल में अंदर में जाना, उसका जांच पड़ताल करना। द पुलिस वेंट थ्रू, गो थ्रू बोला ना, गो थ्रू मतलब होता है किसी के अंदर जाना, वैसे गो थ्रू मतलब ये भी होता है कि आपके दिमाग वगैरह में क्या चल रहा है ना, आई नो समथिंग इज गोइंग थ्रू हर माइंड। तो इसका होता है अ फाइन टूथ कॉम, का मतलब होता है बहुत ही केयरफुली, मतलब बहुत ही सावधानी से अगर कोई काम अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पे अ फाइन टूथ कॉम का यूज किया जाता है। अ फाइन टूथ कॉम मतलब होता है बहुत ही सावधानी से। तो जो केस का जो एविडेंस था उसको जो है से क्या कर रहा है पुलिस, उसके जा रहा है, यानी कि उसमें जांच पड़ताल कर रहा है बहुत ही केयरफुली, ओके, ताकि पकड़ा जा सके मुजरिम को। क्वेश्चन देखिए, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बताना है कि इसमें जो है कौन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाम बताना है। देयर वाज अ कैट ऑन द टेबल, एक जो है कैट टेबल पर, इट्स आई वाज ऑन अ रैट, इसका जो क्या था, इसका जो आंख था वो एक चूहा पर था, तो उसको देख रही थी पकड़ने के लिए। तो इसमें जो इट्स को अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये जो अंडरलाइन जो वर्ड है यह क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है या फिर एडवर्ब है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इट्स है, इसका मतलब क्या होता है, इसका इसकी वगैरह, यह किसके लिए आया है, यह कैट के लिए आया है ना, यह कैट के लिए आया है। तो कैट के लिए, यानी कि कैट है क्या है, एक नाउन है, और नाउन के बदले में कौन शब्द आता है, तो नाउन के बदले में प्रोनाउन आता है। तो इसको तो छोटा छोटा क्वेश्चन भी याद रखिएगा, इट्स होता है। तो आंसर हो गया बी। कल मैं आप लोग को टेलीग्राम पे एक क्वेश्चन डाला था, बहुत ही हल्का था, ईट प्लस इट ना, तो ईट प्लस इट क्या होगा, तो मैं 3-4 ऑप्शन दिया था, तो आप लोग बहुत कोई लोग है इसको गलत आंसर बता रहे थे। ईट प्लस इट जो है दे होगा। अब दे क्यों होगा, समझिए इसको थोड़ा। ईट क्या होता है, ईट जो होता है आप लोग, कोई अगर बेबी वगैरह होता है या फिर नॉन लिविंग थिंग होता है, उसके लिए आप लोग ईट यूज करते हैं, या ठीक है, एनिमल्स वगैरह के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए ईट वगैरह यूज किया जाता है। तो अगर दो ईट मिल गया, क्या हो गया, दो और ईट मिल गया, इसी तरह से ईट और ईट, तो ये प्लूरल नहीं बन गया। अब प्लूरल में भी आप लोग दे यूज कर सकते हैं, अगर कोई एनिमल्स वगैरह भी है तो इसलिए दे थोड़ी ना है कि वे लोग के लिए यूज होता है। वे लोग में आप लोग कोई अगर नॉन लिविंग थिंग वगैरह भी है, अगर वहाँ पे प्लूरल है तो भी दे यूज किया जा सकता है, ओके। तो ईट प्लस ईट जो है इस तरह से प्लूरल सेंस में उसके लिए भी दे ही यूज होता है। तो आप लोग बहुत लोग उसका गलत आंसर लगा रहे थे, देख लीजिएगा, ये प्रोनाउन है यहाँ पे ईट्स, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस कैन रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट, हैव आइदर ऑफ यू बीन टू द प्लेनेटेरियम बिफोर, ओके। रांची प्लेनेटेरियम तो आप लोग सुने होंगे, रांची तारामंडल, तो क्या अभी वहाँ पे गए हैं कभी? हैव आइदर ऑफ यू, आप में से कोई जो है गए हैं वहाँ पे? तो देखिए, एक चीज़ एक्चुअली में होता है, यहाँ पे दो ही पर्सन, आप लोगों में से मैं नहीं बोल सकता हूँ, कोई दो पर्सन रहेगा तभी मैं आइदर वर्ड यूज कर सकता हूँ, क्योंकि आइदर जो वर्ड है वह सिर्फ और सिर्फ दो पर्सन के लिए यूज होता है, आइदर और नाइदर। तो यहाँ पे दो पर्सन की बात किया जा रहा है, तो दो पर्सन की बात किया जा रहा है, तो आइदर ऑफ के बाद, ध्यान दीजिएगा, आइदर ऑफ के बाद जो है नाउन जो होता है से प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल लगा दिया, हैव प्लूरल सेंस में यूज होता है, तो हैव नहीं, यहाँ पे हैज लगना चाहिए। तो इस पार्ट को जो रिप्लेस करेगा वह हो जाएगा आपका हैज आइदर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, समझ गए। तो इस तरह से इसको बनाना है, आइदर ऑफ यू, ठीक है, आइदर ऑफ यू के बाद जो है सिंगुलर नाउन यूज होता है, ओके, और नाउन प्लूरल होता है, तो यू तो खुद प्लूरल में है ही, ओके। तो हैज आइदर लग जाएगा, तो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा, तो आपको हैव आइदर नहीं हैज आइदर लगा। नंबर 16 देखते हैं, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स, अनवाइजी आर्गुमेंट और डिसएग्रीमेंट। अगर कोई किसके साथ आप लोग नॉइजी आर्गुमेंट कर रहे हैं डिसएग्रीमेंट में, तो क्या होगा, या डिसएग्री कर रहे हैं तो क्या होगा इसका मीनिंग, एक वन वर्ड बताना है, अल्टरनेट, अल्ट्रुइस्टिक, अल्टरकेशन या फिर अल्ट्रुइज्म। देखिए, इस तरह की भावना को आप लोग अल्टरकेशन बोलते हैं, किसी से अगर आप लोग संतुष्ट नहीं है और उसे आर्गुमेंट कर रहे हैं नॉइजी तरह से, ठीक है, यानी जो कुत्ते बिल्ली की लड़ाई होता है उस तरह का, तो वह जो है क्या होता है, वह जो है अल्टरकेशन होता है। देख लीजिए, अल्टरकेशन मतलब होता है आर्ग्यू विद समवन, ठीक है, एकदम नॉइजी टाइप का आर्गुमेंट होता है, ओके, पूरा चल रहा है, लाठी डंडा वगैरह सारा, थाली बर्तन सारा, तो उस तरह को अल्टरकेशन आप लोग बोल सकते हैं। बाकी सारे वर्ड्स देख लीजिए, एक होता है अल्ट्रुइस्टिक, हेल्प समवन विदाउट एनी सेल्फ, जो किसी को हेल्प करता है बिना सेल्फ को, उसको आप लोग अल्ट्रुइस्टिक बोलते हैं, और इस तरह की भावना को अल्ट्रुइज्म बोला जाता है ना, तो इसको याद रख लीजिएगा। अल्टरनेट मतलब होता है जो बार बार जो है रुक रुक कर आता है ना, एक के बाद एक आता है अल्टरनेट, रुक रुक कर, उसको आप लोग बोलते हैं अल्टरनेट। आंसर सी हो गया। चलते हैं, एक वर्ड है थ्वाट। थ्वाट का मतलब क्या होना चाहिए, थ्वाट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है
एबेट, परमिट, इल्ड या फिर कर्व। इसका मतलब होता है रोकना। थॉट मतलब क्या होता है? रोकना या बाधा पहुंचाना। तो यहाँ पे कर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्व हो जाएगा। इसका एंटोनिम परमिट हो जाएगा ना। परमिट जो होगा इसका एक एंटोनिम हो सकता है। थॉट मतलब क्या हो गया? थॉट मतलब होता है कर्व करना, किसी को प्रिवेंट करना, कहीं किसी को चक्कर में डाल देना। बैफल मतलब होता है किसी को चक्कर में डालना ना। चलिए, अबेट मतलब क्या होता है? किसी को हेल्प करना, असिस्ट प्रोवाइड करना। लेंड अ हैंड, देखिए एक तरह का इडियम है, लेंड अ हैंड। इसका मतलब ये होता है किसी को हाथ बढ़ाना। तो हाथ बढ़ाना मतलब किसी को हेल्प करना। पढ़े ना साथी, हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे चला गया। कर्व होता है इसका मतलब। बाकी सारे वर्ड्स को देख लीजिएगा। परमिट इसका एक एंटोनिम हो सकता है। क्वेश्चन 18 आता है, इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। विच फिल्म्स हैव यू सीन व्हेन यू वर इन मुंबई। और बोला जा रहा है कि तुमने किस फिल्म को देखा जब तुम मुंबई में थे। व्हेन यू वर इन मेरठ, सॉरी मेरठ है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या है? वहाँ पे मेरठ है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे ना, ध्यान समझिए कि यहाँ पे ना वेयर यूज किया हुआ है। तो वेयर ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे पास्ट का रेफरेंस है। तो पास्ट का रेफरेंस है, यहाँ पे हैव क्यों यूज कर दिया है? तो विच फिल्म, अगर पास्ट का कोई अगर मान लेते हैं कार्य हो चुका है तो वहाँ पे आपको क्या यूज करना चाहिए? वहाँ पे आपको जो है से सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट यूज कीजिए। तो विच फिल्म्स डिड यू सी होगा, ध्यान दीजिएगा, विच फिल्म्स डिड यू सी होगा, न कि डिड यू सीन होगा। इस तरह से आपको एरर भी दिए जाते हैं। डू डैश डिड के साथ हमेशा V1 लगेगा, इसको आप लोग याद रखें ना। चलिए, तो आंसर नंबर आपका बी हो गया। विच फिल्म्स डिड यू सी, क्योंकि पास्ट का रेफरेंस है, वेयर लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग इसको नहीं रख सकते हैं। ठीक है, डिड हो जाएगा, वेयर नहीं होगा। ओके, विच फिल्म्स वर यू सीइंग, ऐसे तो होगा नहीं, क्योंकि आप वहाँ पे अब जो है से जब थे तब देख रहे हैं, जब थे तब कब कौन सा फिल्म देखा, इस रेफरेंस में है ना, कि कौन सा फिल्म देख रहे थे। ठीक है, इस तरह से नहीं होगा। बाकी तो प्रेजेंट का रेफरेंस है, तो ऑप्शन बी सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। आई हैड टू वेट फॉर 20 मिनट्स टू द ट्रेन। बोला जा रहा है कि ट्रेन के लिए मुझे 20 मिनट तक वेट करना होगा। तो क्या होगा? ऑफ, फॉर, एट या फिर नो इम्प्रूवमेंट नीडेड। तो आप लोग किसी का अगर वेट करते हैं पर्पस के लिए तो वहाँ पे फॉर लगाते हैं। तो आई हैड टू वेट फॉर 20 मिनट्स फॉर द ट्रेन होगा, न कि जो है से आपका टू द ट्रेन होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, फॉर द ट्रेन होना चाहिए। ओके, चलिए, मिनट्स फॉर द ट्रेन। डैश यू ट्राई यू विल नॉट सक्सीड। अब इसमें भरिए, 5 ऑप्शन आपके पास है, तो इसमें आपको भरना है करेक्ट वर्ड। इफ, एज, वेन, अनलेस या फिर अनटिल। क्या लगेगा? देखिए यहाँ पे एक कंडीशनल सेंटेंस है, ध्यान दीजिए कि इफ़ यू ट्राई यू विल नॉट सक्सीड। तो क्या होगा? इफ़ यू नॉट ट्राई होगा, एज यू ट्राई होगा, वेन यू ट्राई होगा, अनलेस यू ट्राई होगा, फिर अनटिल होगा। तो देखिए बोला जा रहा है कि जब तक तुम परिश्रम नहीं करोगे तब तक तुम सफल नहीं होगे। तो यहाँ पे अनटिल लगना चाहिए या फिर अनलेस लगना चाहिए? क्या लगना चाहिए? यहाँ पे कंडीशनल की बात है, तो कंडीशन कभी भी आता है तो वहाँ पे जो है से अनलेस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही चला जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी डालिए, अनलेस यू ट्राई। क्या होता है? अनलेस यू ट्राई, जब तक कि आप परिश्रम नहीं करते हो। और अनलेस और अनटिल दोनों जो है एक नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ नोट नहीं लगता है। लेकिन हाँ, जो आप लोग का जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो अनलेस वाला क्लाउज हो जाएगा वो आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज हो जाएगा, और ये वाला क्लाउज आपका प्रिंसिपल क्लाउज हो जाता है। ओके, तो सबऑर्डिनेट क्लाउज में जैसे अगर ये सब वर्ड आ जाता है, अनलेस, अनटिल वगैरह, ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसके साथ आप लोग नोट वगैरह यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रिंसिपल क्लाउज में नोट वगैरह का यूज किया जा सकता है। तो अनलेस यू ट्राई, अनलेस कंडीशन को बताता है कि जब तक आप लोग परिश्रम नहीं करोगे तब तक सफल नहीं हो पाओगे। ओके, अनटिल टाइम के लिए होता है ना, समय को दिखाने के लिए अनटिल आप लोग यूज करते हैं। तो सही ऑप्शन आपका डी चला जाएगा। ओके, तो इस तरह से इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। दैट्स इट फॉर दिस क्लास। अगर लगता है कि वीडियो आपको फायदा पहुंचाया है, लाइबल है लाइक करने के लायक, तो लाइक और शेयर कर दें, अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे भारतम।